JCERT जोग्राफी कर, क्लास 9 कर यानी भूगोल कर, पाठ 3 करना है कि अफवाह। पहला सवाल माने चुने का सही उत्तर चुने का है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? माने वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली देख कौन दर्शाएला? उत्तर हो जाए केंद्राभिमुख, चार ऑप्शन में। ठीक है। उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? चेयर को देखा है तो नर्मदा नदी अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी लवण्य जल वाले झील है? लवण्य जल वाला झील कौन सा है? सांभर झील। निम्नलिखित में से कौन से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती, तापी वैज्ञानिक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य करे? कोई भी ऊंचा क्षेत्र जिसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे अपवाह कहते हैं। पश्चिमी घाट जल विभाजक का एक उदाहरण है। माने कोई भी ऊंचा क्षेत्र अपवाह। देखो जल विभाजक का कार्य बताया है, उदाहरण देखा। यानी कोई भी ऊंचा क्षेत्र हो गया तो पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है। एगो हिने एगो हुने रहेला तो उसी को अपवाह कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का जल विभाजक एक उदाहरण है, पश्चिमी घाट का जल विभाजक। ठीक है। दूसरा है भारत में सबसे बड़ी विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? विशाल नदी द्रोणी है गंगा की है। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी है गंगा की है। तीसरा सवाल है कि सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी नहीं, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, माने सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है नहीं। और गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री हिमानी से होता है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकला। ठीक है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगा का मुख्य धारा कौन सा है? दो और कहाँ एक दूसरे से मिले और गंगा नदी बनाए ना। देखो अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो मुख्य धाराएं। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा भागीरथी दुयो गंगा नदी का धारा है। ये दुयो मिले ना देव प्रयाग में और गंगा नदी का निर्माण। लंबी धारा, पांचवा सवाल। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है रे? यानी सिल्ट। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? यानी कम सिल्ट क्यों है? धारा लंबा है लेकिन गाद कम है। बताओ। देखो तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो सुखल है, शीत है, ठंडा है नहीं। इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में बिलु ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी सिल्ट कम मिलता है। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र में यही कारण है। यानी तिब्बत शीत और शुष्क है इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? ये अगला सवाल है कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? यानी प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बताया है जो गर्त से बहेला और समुद्र में घुसक से पहले वो काल अपने आप के बनाएला। दो प्रायद्वीपीय नदियां जो गर्त से होकर बहती ये है नर्मदा और ताप्ती। तापी भी कहने की। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती है। वे समुद्र में प्रवेश करने से पहले ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। ठीक है। समुद्र घुसक से पहले ज्वारंधमुख बनाएंगे। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। पैसा कौड़ी कमाए कर क्या कारण है रे बताओ? नदी तथा झील से नदी देख कृषि प्रयोजन और जल विद्युत के उत्पादन के लिए माने खेती बाड़ी तो होबे करेला और बिजली भी उत्पन्न होएला पानी वाला। सिंचाई और नौका चालन में भी सहायक माने सिंचाई का साधन भी है। नौका वाला संचालन भी होता है। सांभर जैसे झीलों के जल का उपयोग नमक के निर्माण, सांभर जैसे झील का उपयोग नमक बनाने में भी किया जाता है। झीलें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है। माने पर्यटक मन देखे का ना झील और मनोरंजन का साधन भी है। मनोरंजन भी हो लाइकर से इसका उपयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अरे जल विद्युत का उपयोग में भी उपयोग किया जाता है। देख दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्या? अगला बड़का भारत के कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इनके प्राकृतिक तक मानव निर्मित वर्ग में बांटना है। प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्ग में बांटना है। झील का नाम दिला है सरिया के, मैं डायरेक्ट अलग अलग करके लिखता हूँ उत्तर में। ठीक है। प्राकृतिक झील और मानव निर्मित। प्राकृतिक झीलें में आता है उलर, डल, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी। ठीक है। और लोकताप ये सब है। उलर झील, डल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील,
चिल्का झील, पुलिकट झील, सांबर झील, बारापानी झील और लोकटाक झील, ये हो गया प्राकृतिक झील है, माने भगवान बना है। और मानव निर्मित झीलें आदमी मन, गोविंद सागर, हीराकूद, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर और निजाम सागर, ये जितना झील है ना, ये सब का आदमी मन बना है। गोविंद सागर के भी, हीराकूद के भी, राणा प्रताप सागर के भी, नागार्जुन सागर और निजाम सागर मानव निर्मित है, मानव आदमी बना है। देखो चौथा सवाल बोलता है हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों का, हिमालय और प्रायद्वीप नदियों में मुख्य अंतर क्या क्या है। देख हिमालयी नदियाँ क्या है, प्रायद्वीप नदी। हिमालयी नदियाँ यानी हिमालय से उत्पत्ति, हिमालय से निकलेला। प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलता है। देख ये नदियाँ 12मासी होती है, माने 12 महीना हिमालय की नदी बर्फ रेल पिघलल 12 महीना चले। और प्रायद्वीप नदियाँ, ये नदियाँ मौसमी होती है, यानी वर्षा में हतत कम। देखो ये नदियाँ वर्षा के साथ ऊंचे पर्वतों से पिघले हुए बर्फ से पानी प्राप्त करती है, मैंने वर्षा से भी करेल और बर्फ पिघले लुकर से भी, ठीक है। और प्रायद्वीप नदियाँ में आता है, ये नदियाँ पानी के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित, खाली वर्षा में भी आधारित है। सूखे मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धारा में बढ़ने लगते, छटका छटका नदी बन जाएला, हिने होने धारा बन जाए है नहीं, मैंने सूखल में मैंने गर्मी में। पांचवा सवाल है प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बताया। देखो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी प्रायद्वीप पठार को देखिए पूर्व और पश्चिम, ठीक है। ये देखो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ही पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती। दूसरा अंतर है देख, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, मैंने पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल खाड़ी की तरफ बहती है, ठीक है। और ये नदियाँ अरब सागर की तरफ बहती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर की, ये बंगाल खाड़ी में जाएगी मिलन, और ये अरब सागर की मिलन पश्चिम की ओर। देखो पूरब की ओर बहने वाली ज़्यादातर मात्रा में गाद का संवहन करती है, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जो है ज़्यादातर मात्रा में गाद का संवहन करती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाए ना, ठीक है। और पश्चिम की ओर नदी बहने वाली नदियाँ कम मात्रा में गाद का निर्माण यानी संवहन करती है, इसलिए ज्वारान्मुख का निर्माण करती है। ये पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाएगा, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारान्मुख का निर्माण करती है। देखिए पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कम सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादा सहायक 12मासी है नहीं, और कम सहायक नदियाँ हैं, मौसमी है। लास्ट सवाल है छठवां नंबर, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। नदी यानी जल जो है मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। वो सारा है कारण रे पप्पा, ये देखो एगो प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं नदी, बहुत सारे क्रियाकलाप भी होला। देख मानवीय क्रियाकलाप। दूसरा है नदियों के जल का प्रयोग घरेलू औद्योगिक तथा कृषि के लिए किया जाता है। नदी का उपयोग घर में भी होएला, उद्योग में भी होएला, कृषि में भी होएला, ठीक है। इनका प्रयोग अगला है, इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए, माने बिजली भी बनाए ना, पानी बिजली। चौथा है इनका प्रयोग नौ संचालन तथा परिवहन के लिए, नौका भी चलाए ना, और परिवहन का साधन भी है आना जाना का। और पांचवा है इससे मछली पालन जैसे उद्योग भी सहायक है। नदी जो है मछली पालन के लिए। खत्म हो गया की पाठ।